जय हिंद दोस्त, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं आज का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक है जिसमें आपको सबसे पहले बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य काल कितना है। सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य काल की अगर बात किया जाए तो इसका सर्वमान्य काल है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व के बीच माना गया। सिंधु घाटी सभ्यता के कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नाम। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु सभ्यता। सबसे पहले क्या नाम है? सिंधु सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद बात करते हैं शैदव सभ्यता, शैदव सभ्यता। और इसके बाद बात करते हैं ताम्र पाषाणीय युगीन सभ्यता। इसके बाद बात करते हैं अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता, अर्ध ऐतिहासिक ऐतिहासिक सभ्यता। इसके बाद बात करते हैं बाबू सिकंदर कालीन सभ्यता, सिकंदर कालीन सभ्यता। इसके बाद बात करते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता। देखिए, इसमें हड़प्पा कालीन सभ्यता इसलिए नाम बुलाया गया है कि हड़प्पा नगर का खोज पहले हुआ था, उसी के नाम पर हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स मैसन्स ने सिकंदर कालीन सभ्यता का नाम बताया था। जब इसका खुदाई हो रहा था 1556 में, तो इसमें जब लाहौर से कराची के बीच पटरी बिछ रहा था रेलवे लाइन का, उस समय का जो गवर्नर थे लॉर्ड डलहौजी ने, उस समय इसका नाम जो सिकंदर कालीन सभ्यता के नाम से पुकारा गया था। और जो अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ का क्षेत्र का लिपि अभी तक पढ़ा नहीं गया। जिस दिन अगर पढ़ लिया जाएगा तो सब कुछ नया हो जाएगा, इसीलिए अर्ध ऐतिहासिक आधा अधूरा सभ्यता है, इसका ज्ञान नहीं है, इसलिए इसे अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता भी बोला जाता है। ताम्र पाषाणीय युगीन सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले धातु का खोज, तांबा का खोज हुआ था, इसीलिए ताम्र पाषाणीय युगीन सभ्यता का। शैदव सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ का क्षेत्र धार्मिक क्षेत्रों के कारण शैदव सभ्यता बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो नदी था, इस क्षेत्र में अधिकतम क्षेत्रों में नदी देखा गया था, तो सिंधु नदी ही देखा गया था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है या तो सिंधु सभ्यता बोला जाता है। हम बात करते हैं कि इसका सर्वमान्य काल जो लिख दिए है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। इसका अगर क्षेत्र की अगर बात किया जाए तो पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण इसके क्षेत्र है। ये इसकी आकृति टोटल की अगर बात की जाए, मैं भारत के मैप बना दिया हूँ जिसमें आपकी आकृति है इसका क्षेत्र में, तो त्रिभुजाकार आकृति है। ठीक है, एग्जाम में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार आकृति है। अब इस आकृति में उत्तर से दक्षिण का, दक्षिण से पूर्व से पश्चिम का लंबाई कितनी है, तो इसमें पूर्व से पश्चिम की अगर लंबाई की बात किया जाए तो 1600 वर्ग किलोमीटर इसका लंबाई है। अगर उत्तर से दक्षिण की अगर बात किया जाए तो 1100 वर्ग किलोमीटर इसका लंबाई है। ठीक है, और हम बात किया जाए आगे की कि इस क्षेत्र में लोग कैसे रहते थे। इस क्षेत्र में लोग रहते थे, नगरीय जीवन व्यतीत करते थे। इस एग्जाम में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे ग्रामीण में रहते थे या शहरी क्षेत्र में रहते थे। किस क्षेत्र में रहते थे? नगरीय क्षेत्र में, एग्जाम में आता है। ठीक है, और इसके हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो उत्तर क्षेत्र में कौन सा जगह था मुख्य बिंदु, और दक्षिण क्षेत्र में कौन सा जगह था, और पश्चिम क्षेत्र में कौन सा था, पूर्व में कौन सा क्षेत्र था। हम बात करते हैं एक एक कर। जैसे उत्तर क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो उत्तर क्षेत्र में आपको जगह का नाम लिख देता हूँ कि जो माना क्षेत्र था, जो आपको ये कहाँ पर था, अखनूर जिला, अखनूर जिला जो पड़ता है कहाँ, जम्मू कश्मीर पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जो अगर इस किस नदी के तट पर था, इसका नदी के नाम भी बता देता हूँ, चिनाब नदी के तट पर था। एग्जाम में आता है कि जो उत्तरी क्षेत्र था सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र मांडा जो था किस नदी के तट पर अवस्थित था, तो चिनाब नदी के तट पर अवस्थित था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दक्षिणी बिंदु की अगर बात किया जाता है तो दक्षिणी बिंदु की अगर बात करते हैं तो दैमाबाद, इसका नाम क्या है, दैमाबाद। जो इसका जो जिला का नाम अगर बोला जाए तो अहमदनगर, जो आपको कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है ये।
अगर नदी का अगर नाम बोला जाता है तो इस नदी को प्राण नदी के तट पर अवस्थित था। एग्जाम में आता भी है, कहीं कहीं गोदावरी नदी भी दे दिया जाता है, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, प्राण नदी या गोदावरी नदी दोनों भी मिल सकता है। हम आगे बात करते हैं इसका कि इसका जो पूर्वी भाग, जो पूर्वी बिंदु कौन सा था, पूर्वी बिंदु में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो आलमगीरपुर जो पड़ता है दिल्ली में पड़ता है, ठीक है, एनसीआर में पड़ता है, दिल्ली में पड़ता है, जो ये मेरठ सिटी में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पड़ता है, मेरठ सिटी। अगर इसका नाम अगर बोला जाए कि ये किस नदी के तट पर था, तो हिंडन नदी के तट पर अवस्थित था। और पश्चिमी की बात किया जाए तो पश्चिमी क्षेत्र में जो सुतका गंडोर, ठीक है, सुतका गंडोर तो था, जो किस जिला में था, बलूचिस्तान जिला में था। किस नदी के तट पर था भाई, दाशक नदी के तट पर अवस्थित था। और अगर देश का नाम बोला जाए तो पाकिस्तान। अब देखिए मैंने 4 जगहों के नाम बता दिया क्षेत्रों के, कि उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। देखिए उत्तरी बिंदु की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर पड़ता है भारत का मांडा डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र है, जो आपको अखनूर जिला जो है आपको मांडा यहाँ पर पड़ता है, जो चिनाब नदी के तट पर अवस्थित है। उसके बाद दक्षिणी बिंदु की अगर बात किया जाए तो दैमाबाद अहमदनगर जिला में पड़ता है, जो प्राण नदी के तट पर अवस्थित है। उसके बाद बात करते हैं पूर्वी बिंदु की बात करते हैं तो आलमगीरपुर लिखा हुआ है, जो मेरठ सिटी जो हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है। पश्चिमी बिंदु की बात किया जाए सुतका गंडोर, जो बलूचिस्तान जिला में है, पाकिस्तान में अवस्थित है, दाशक नदी के तट पर अवस्थित है। दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका इम्पोर्टेंट था, कि इसका क्षेत्र मैं बता दिया आज, जो इम्पोर्टेंट था आज का टॉपिक मैं बता दिया और बताऊंगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा आपको इस सभ्यता का कितने क्षेत्र था, जैसे हड़प्पा सभ्यता, जैसे हड़प्पा नगर हो गया, कालीबंगा हो गया, राखीगढ़ हो गया, लोथल हो गया, जितने भी यहाँ का क्षेत्र था 15-16 क्षेत्रों के नाम मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ क्या क्या मिला था वही बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखिए हम बात करते हैं इसका क्षेत्रों की लंबाई और चौड़ाई की बात की तो मैंने बता दिया 1600 किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका, जो पश्चिम से पूर्व की लंबाई है, और उत्तर से दक्षिण की 1100 वर्ग किलोमीटर इसका लंबाई है। अब इसमें हम बात किया जाए तो इसका क्षेत्र की बात किया तो 15 मतलब कि लगभग 15 लाख इसका जो वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र माना गया है, ठीक है। और ये जो होता है सिंधु घाटी सभ्यता जो स्वदेशीय पूर्ण रूप से स्वदेशीय था, ये स्वदेशीय था। एग्जाम में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, स्वदेशीय था। अब इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इसमें एक किताब लिखा गया था 1556 के लगभग में, जो इंडस्ट्रियल नाम का बुक था, इसमें लिखा गया था, इसके बारे में बताया गया था, प्रकाशित किया गया था, और प्रकाशित लंदन में किया गया था। इसलिए इसमें एक और बात है कि जो पुरातात्विक विभाग का जो पिता बोला गया है अलेक्जेंडर किंगडम को बोला गया है। एग्जाम में आता है पुरातात्विक विभाग का पिता जो किसे बोला गया है, अलेक्जेंडर किंगडम को बोला गया है। ये हो गया। और इसमें जो बात आती है कि जैसे नगरीय क्षेत्र था, तो नगरीय क्षेत्र में जानते हैं कि सब चीज़ की सुविधा होगा ना इस क्षेत्र में। जैसे कि यहाँ पर लोग रहते थे तो यहाँ पर सड़कें सर्पीली थी, समकोणीय, ज़्यादातर यहाँ पर समकोणीय सड़कें मिली। यहाँ पर नली नाला थे जो लकड़ी का बना हुआ था। सबसे अच्छा जो प्रमाण आपको कहाँ मिला था, क्या बोलता है, बनवाली क्षेत्र में आपको प्रमाण मिला था। मैं बताऊंगा जैसे लोथल के क्षेत्र में आपको क्या मिला था, हड़प्पा के क्षेत्र में क्या मिला था, जैसे मोहनजोदड़ो के क्षेत्र में क्या मिला था, ये सब चीज़ मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। मैं इस तरह आपको इंट्रोडक्शन कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या था क्या नहीं था, इसका क्षेत्रफल कितना था, कौन कौन क्षेत्र मेन क्षेत्र है, बिंदु पॉइंट है, वो सब मैं बता दिया। हमारे चैनल पर बने रहें। जय हिंद। अगले वीडियो में मैं फिर दोबारा मिलता हूँ। थैंक्स।